हाँ भाई, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज की यह है मैराथन राजस्थान जो भूगोल ज्योग्राफी को लेकर रहने वाली है, जिसमें अपन 100 क्वेश्चन और उनकी व्याख्या के माध्यम से हर एक टॉपिक को कवर करने वाले। पूरी की पूरी भूगोल के 100 क्वेश्चन, यहाँ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन, उसके साथ में उसके आसपास बनने वाले क्वेश्चन, इसकी व्याख्या अपने इस सेशन में करने वाले। और इसके साथ में यदि आप थ्योरी की क्लास लेना चाहते हो तो YouTube की जो प्लेलिस्टें बनी हुई है वहाँ जाके आप एक भूगोल मैराथन के नाम से क्लास है उसको भी देख सकते हो। बाकी यदि आप ये 100 क्वेश्चन देख लोगे 1 से लेकर 100 तक के, तो आपका ज्योग्राफी को लेकर कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला है। हर टॉपिक आपका यहाँ ज्योग्राफी वाला रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही भूगोल, उसके बाद में 100 क्वेश्चनों की आपकी राजस्थान कला और संस्कृति की, और उसके बाद में 100 क्वेश्चनों के इतिहास की आपकी क्लासें रहने वाली। उसके बाद में अपन कंटिन्यू अन्य सीरीज को शुरू रखेंगे। तो आज जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाले हो चाहे लैब असिस्टेंट साइंस वाले हो, उनके लिए, दोनों के लिए ये पेपर देखना अनिवार्य रूप से, यदि आप देख लोगे तो आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये PDF प्राप्त करने के लिए YouTube के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, ये PDF भी प्राप्त हो जाएगी। और वीडियो को लाइक तो करना ही है। अब अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चर्चा करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड जो लैब असिस्टेंट की एग्जाम करवाने वाला है वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। अभी 3 प्रकार के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पहले उनकी मैं चर्चा करने वाला हूं भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, फिर अपन पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके सामने टॉपिक होंगे उन टॉपिक को भी अपन डिस्कशन कर लेंगे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बीच बीच के अंतर्गत। बाकी 100 क्वेश्चन पे फोकस रखेंगे और इनकी थ्योरी को भी अपने देख लेंगे। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्लास यदि आप देख के चले जाओगे तो फिर आपको ज्योग्राफी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहने वाली। तो राजस्थान भूगोल टॉप 100 क्वेश्चन और हस्तलिखित नोट्स की बाद में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होंगे, उसकी अपन व्याख्या करेंगे, और उसके साथ में मैं आपको पहले पूरा बता देता हूं अभी की एग्जाम कैसे पूछे जाते हैं, एग्जामिनर में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम का अधीनस्थ बोर्ड का नया ट्रेंड का क्वेश्चन, उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके साथ में जैसे एक क्वेश्चन तो इस प्रकार का पूछता है आजकल, 3-4 स्टेटमेंट दे देता है, फिर इनमें से कौन सा कथन है इसका उपयुक्त चयन करवाता है। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन होता है, कोपेन इस प्रकार का। एक क्वेश्चन आता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, और एक क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे ये कथन दे दिया और इसका कारण दे दिया, ये व्याख्या करता है नहीं करता, इस प्रकार के क्वेश्चन अभी के ट्रेंडिंग है। तो आप लोगों को ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे होंगे जब आपको कंप्लीट डिटेल पता होगी। छोटे छोटे क्वेश्चनों को ये क्या करता है, कंबाइंड कर देता है। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चनों को क्या कर देता है, बोर्ड कंबाइंड कर रहा है, तो अपन छोटे क्वेश्चनों को भी करेंगे। उसके बाद में अपन इस प्रकार के हस्तलिखित ये नोट्स है शॉर्ट में लिखे हुए, जिनको स्पीड से पढ़ सकते हैं। देशांतर विस्तार क्या है, अक्षांश विस्तार क्या है, इस प्रकार से ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कौन सा है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांट देती है। ये सारे नोट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट अपन पढ़ लेंगे, और इनमें से भी ये थ्योरी भी करेंगे। अब चलते हैं अपन क्वेश्चनों की और पहले क्वेश्चन की ओर। और यदि आप ये नोट्स चाहते हो, यदि किसी को शॉर्ट में पढ़ना है, नोट्स भी चाहते हो, तो राजस्थान भूगोल कला संस्कृति और राजस्थान की राज व्यवस्था मात्र 299 के नोट्स हैं, जिन्हें आप परचेज करके आसानी से पढ़ भी सकते हो, इनका प्रिंट लेकर भी। शॉर्ट में यदि आप रिवाइज करने चाहते हो, और लैब असिस्टेंट वाला के तो अब क्या ही रिवाइज करोगे, अन्य यदि आप किसी एग्जाम के चाहते हो तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। और BSTC की जिनकी एग्जाम है उनके लिए भी ये क्लास बहुत सफिशिएंट है। BSTC वालों को तो इससे बाहर कुछ देखना ही नहीं है। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं?
यानी राजस्थान राज्य के साथ में ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। यानी यहाँ अपन किसकी व्याख्या देख लेते हैं, सीमा की। यदि अपन बात करें राजस्थान राज्य की सीमा की, तो राजस्थान राज्य की जो सीमा है वो टोटल कुल सीमा है 5920 किलोमीटर टोटल सीमा है, जिसमें से 1070 किलोमीटर जो सीमा लगती है वो लगती है पाकिस्तान के साथ रेड क्लिप रेखा के साथ में, और इसमें से 4850 है वो राज्यों के साथ सीमा लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा है जो राजस्थान के 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब है, उसके बाद में क्रम से याद होना चाहिए, पंजाब के बाद में आपका हरियाणा है, हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात है। इन राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण में क्रम में व्यवस्थित करो, या किस राज्य से सीमा लगती है किससे नहीं लगती। उसके साथ में पंजाब से सीमा लगती है सबसे कम मात्र 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ में सीमा लगती है 1262 किलोमीटर 1262, उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर लगती है, मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर लगती है, और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। क्लियर है? पंजाब के साथ में 89, हरियाणा के साथ में 1262, उत्तर प्रदेश के साथ में 877, मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा 1600, और गुजरात के साथ में 1022। पंजाब के राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं, हरियाणा के साथ राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 3 जिले सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं, और गुजरात के साथ राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते हैं। ये इनके साथ में हो गया। और पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के जिले सीमा बनाते हैं, उनकी संख्या 5 है। उसमें ऊपर ही ऊपर आपका एक जिला है श्री गंगानगर जिला। कौन सा? श्री गंगानगर। उसके बाद में बीकानेर जिला लगाता है, उसके बाद में फलोदी लगाता है, उसके बाद में आपका जैसलमेर लगाता है, और उसके बाद में आपका कौन सा जिला लगाता है? बाड़मेर जिला लगाता है। और इस प्रकार से राजस्थान के कुल अंतर्राष्ट्रीय ये मतलब सीमा लगाने वाले यदि आपको जिले पूछे तो 28 जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती जिले 41 में से, और 13 जिले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती जिले हैं। 13 जिले क्या है? अंतर्वर्ती जिले हैं। चलो जी, पहला क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? यानी गुजरात के साथ में सीमा कौन सा साझा करता है? चित्तौड़गढ़ करता है, पाली करता है, उदयपुर करता है, या फिर नागौर करता है? तो यहां से देखो, चित्तौड़गढ़ जिला है ये एमपी के साथ में सीमा साझा करता है, पाली जिला है ये अंतर्वर्ती जिला है, अंतर्वर्ती जिला है, उदयपुर जिला है ये गुजरात के साथ सीमा साझा करता है, और नागौर भी कैसा है? अंतर्वर्ती जिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि कौन सा जिला किस जिले के साथ में सीमा साझा करता है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं पंजाब, तो पंजाब से सीमा साझा करने वाला अपना एक तो है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और एक है हनुमानगढ़। एक कौन सा है? हनुमानगढ़। पंजाब के साथ में होगी। हरियाणा पंजाब के साथ में 2 ही लगाते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ में राजस्थान के 8 जिले सीमा लगाते हैं, उनके नाम में लिख देता हूँ कौन कौन सा है। सबसे पहले हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आपका सीकर, सीकर के बाद में कोटपूतली बहरोड, कोटपूतली बहरोड, फिर खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, उसके बाद में जिला आ जाएगा आपका अलवर, अलवर के बाद में जिला आ जाएगा डीग। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले किसके साथ में हो गई? हरियाणा के साथ। हरियाणा के बाद में यूपी उत्तर प्रदेश के साथ में 3 जिले सीमा बनाते हैं, उसमें एक है डीग, एक है भरतपुर, और एक है धौलपुर जिला। उसके बाद में एमपी के साथ में लगाते हैं 10 जिले सीमा, और गुजरात के साथ में कितने लगाते हैं? गुजरात के साथ में लगाते हैं 6 जिले राजस्थान की सीमा लगाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु कौन सा है? कि राजस्थान का सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु कौन सा है? 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिम, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी, और इनमें से कोई नहीं। यदि अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ से अपन बात करें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरी विस्तार है। तो अपने में से यदि ये उत्तर की बात है, ये दक्षिण की बात है, ये पश्चिम की बात है और ये पूर्व की बात है। अब अपने को पूछा क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं से मैं बता दूं, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, जिसे अपन 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। ये राजस्थान के 2 जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है और कितनी लंबाई की है? 26 किलोमीटर। इस कारण बांसवाड़ा पर सूर्य की किरणें सबसे सीधी गिरती है, सूर्य की किरणें सबसे सीधी गिरती है बांसवाड़ा पे। धौलपुर में यहाँ जिला है धौलपुर, जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होता है? जैसलमेर में। जैसलमेर में। उसके बाद में मैं थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ यहीं पे। यदि मैं बात करूँ आपका कि यहाँ से यहाँ तक की जो पाकिस्तान की सीमा लगती है, वो पाकिस्तानी सीमा को अपन रेड क्लिप रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिप रेखा बोलते हैं। पाकिस्तानी सीमा को क्या बोलते हैं अपन? रेड क्लिप रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रेड क्लिप रेखा बोलते हैं। कहाँ से? रेड क्लिप रेखा है जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाती है, उसका नाम रेड क्लिप रेखा है। ये हिंदूमल कोट से लेकर, कहाँ से? हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से लेकर, हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक है। बाकासर बाड़मेर तक है, जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। यहाँ से हो गया। और उसके बाद में अपन बात करें यहाँ से यहाँ तक की राजस्थान की, एक नया पेज ले लेता हूँ मैं, कि राजस्थान है अपना। इस राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाएगी? 869 किलोमीटर है। इन दोनों में अंतर पूछ ले कई बार, तो ये अंतर है वो है 43 किलोमीटर का राजस्थान में अंतर है। ठीक है। यहाँ की जो जगह है इसका नाम है कोणा गांव श्रीगंगानगर, और यहाँ वाली जगह है इसका नाम है बोरकुंड। ये बोरकुंड कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। यहाँ की जगह है इसका नाम है सिलावट, और ये धौलपुर में पड़ता है। और यहाँ की है कटरा सम तहसील जैसलमेर में पड़ता है। तो राजस्थान का ये सबसे पश्चिमी बिंदु है और ये सबसे पूर्वी बिंदु है। ये उत्तरी बिंदु है और ये दक्षिणी बिंदु है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा पूरा मामला। चौथा क्वेश्चन, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के अंतर्गत आता है? कितना प्रतिशत भाग राजस्थान? पूरे भारत का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल की अपन बात करें तो क्षेत्रफल में पहले स्थान पे आता है राजस्थान। कौन से स्थान पे आता है? पहले स्थान पर आता है। क्षेत्रफल है कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 और मील में 139 वर्ग मील है, जो 10.41% रखता है। कितना परसेंट रखता है? 10.41%। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार मैंने भी बताया था, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। चले, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? किस किस से बीच में पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कुंभलगढ़ से लेकर
कुंभलगढ़ से लेकर आपको किसके बीच की पूछी जा रही है भाई, तो आप कहोगे सर कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच की दूरी क्या कहलाती है। बता दो कमेंट बॉक्स में, आंसर भी बताते रहना आप लोग कि इसका आंसर ये हो सकता है क्या, तो आप लोगों को ये बतानी है। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो बोहराट का पठार, मालखेत का पठार, गोगुंदा या पिंडवाड़ा का, तो इसका आंसर है बोहराट का पठार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के बीच के पठार को अपन क्या बोलते हैं, बोहराट का पठार। यहाँ एक बात और याद रखनी है आपको, लसाड़िया का पठार, किसका पठार, लसाड़िया का पठार वर्तमान में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित सलूम्बर जिले में आता है। कहाँ पर है, सलूम्बर जिले में है लसाड़िया का पठार, और ये जयसमंद झील के पूर्व में है, किसके, जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको याद रखना है लसाड़िया का पठार वाला। लसाड़िया का पठार में किसी प्रकार की टेंशन आपको लेनी नहीं है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पठार है। उसके बाद में एक पठार आपको और याद रखना है, उड़िया का पठार। कौन सा पठार, उड़िया का पठार। उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही में है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचा पठार है। कौन सा, उड़िया का पठार राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। ये माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत पड़ता है। किसका पठार, उड़िया का पठार। कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है उड़िया का पठार को। लसाड़िया हो गया। एक शब्द आता है देश हरो। देश हरो क्या है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। देश हरो जरगा और रागा के बीच, कहाँ, जरगा उदयपुर में पड़ती है, और रागा के बीच, जरगा और रागा के बीच की हरी भरी जो पहाड़ियाँ होती है, हरी भरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, तो हरी भरी पहाड़ियों को आपका जो नाम दिया जाएगा उसको कहा जाएगा देश हरो। आ गया होगा आपके समझ में कि देश हरो क्या है। एक और पठार है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, ऊपरमाल का पठार। कौन सा, ऊपरमाल का पठार क्या है, ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का जो पठार है वो भैंसरोडगढ़ से लेकर आपका जो एक जगह पड़ जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिजोलिया। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच तक का जो पठार है, बिजोलिया के बीच का पठार, इस पठार को किस नाम से जाना जाता है, ऊपरमाल का पठार के नाम से जाना जाता है। यहां से आप एक क्वेश्चन नोट करके चलना भाई लेब असिस्टेंट वालों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। निम्न में से पूछा है, अचलगढ़ है, तारागढ़ है, शेर है या फिर रघुनाथगढ़। यदि मैं बात करूं थोड़ी सी अरावली, तो अरावली जो पर्वतमाला है वो राजस्थान में गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पहली बात, इसकी यदि अपन बात करें राजस्थान में किधर से किधर फैली हुई है, तो इसकी कुल लंबाई 692 है। कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के अंतर्गत 550 किलोमीटर है, जो कि 80% को दर्शाता है कि अरावली जो पर्वतमाला है उसका राजस्थान में कितना हिस्सा है, तो 80% हिस्सा है। यदि इसकी अपन बात करें स्थिति कैसी है, तो यह है कि दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक है, उत्तर पूर्व तक है अरावली। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बीएसटीसी के लिए कि अरावली दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व में है, गोंडवाना लैंड के है। वर्तमान में ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है। अवशिष्ट अपन बोल सकते हैं या इसको मोड़दार पर्वतमाला अपन बोल सकते हैं। इसके साथ में यदि मैं बात करूं, अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन युग की है। कौन से युग की है, प्री कैम्ब्रियन युग की है। कौन से युग की है, प्री कैम्ब्रियन युग की है। अरावली पर्वतमाला से कौन सा क्वेश्चन आता है, अरावली पर्वतमाला से क्वेश्चन आता है चोटियों का। किसका क्वेश्चन आता है, चोटियों का, कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है गुरु से दिल जरा आशा कूदो फिर रे खो
खो को तो ये हटा दो रघु। लो जी भाई, इसका क्या मतलब है? सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो सिरोही जिले में है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। शेष से हैं शेर, ये भी सिरोही में है, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। दिल से है दिलवाड़ा, ये भी सिरोही के अंतर्गत पड़ती है दिलवाड़ा। उसके बाद में जरगा, ये उदयपुर में है। जरगा कहाँ है? जरगा है उदयपुर में। उसके बाद में ऐसे अचलगढ़ है, वापस सिरोही में आ जाती है। फिर आज से आबूखंड है जो देलवाड़ा में पड़ता है, आबूखंड। उसके बाद में आसा, फिर यहाँ से कुछ नहीं है, फिर कूसे कुंभलगढ़ है। उसके बाद में धोनिया है, फिर रघुनाथगढ़ है। फिर कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। तो यहाँ से आपको क्या पूछा है? सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? शेर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट याद रखना, गुरु से दिल जरा आशा रखो। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर जरूर करना और अंत तक क्लास देख के जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड जो क्वेश्चन है उनकी मैं व्याख्या यहाँ पर कर रहा हूँ। ध्यान रखना, पिछली फर्स्ट ग्रेड में ये दोहनिया का क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से ध्यान रखना भाई, दोहनिया का क्वेश्चन आ चुका है। कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। अरावली से संबंधित ये ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। फिर अगला है गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहत भूभाग आकृति विभाग का हिस्सा है? पश्चिमी मरुस्थल का है, अरावली का है, माही बेसिन का है या हाड़ौती के पठार का है? अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा अभी पश्चिमी मरुस्थल का। किसका? पश्चिमी मरुस्थल की मैं बात करूं तो पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान में सबसे नवीन मरुस्थल माना जाता है। सबसे नवीन खंड है, ये नवीन खंड है। ये 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? 33 सागर का आपका अवशेष माना जाता है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं पश्चिमी मरुस्थल में, पश्चिमी मरुस्थल को राजस्थान में अलग करने वाली या अरावली पर्वतमाला से अलग करने वाली जो समवर्षा रेखा है वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कई बार इसका ऑप्शन में 40 सेंटीमीटर भी देखने को मिलेगा, तो वह भी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद में पश्चिमी मरुस्थल को यदि मैं बात करूं तो दो भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में, एक अर्ध शुष्क और एक शुष्क मरुस्थल। कौन सा? एक है आपका शुष्क मरुस्थल और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये बांटने वाली जो रेखा है वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। मरुस्थल को दो भागों में बांट रही है। शुष्क को फिर से दो भागों में अपन वर्दी कर सकते हैं। एक तो है बालूका स्तूप मुक्त, बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र जो कितना है वो है 41.5%, और बालूका स्तूप युक्त जिसमें बालूका के स्तूप बनते हैं, बालूका स्तूप युक्त की मैं बात करूं तो ये आ जाता है 58.5% बालूका स्तूप। अर्ध शुष्क को चार भागों में बांटा गया है। घग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावाटी उच्च भूमि, शेखावाटी उच्च भूमि, तीसरा है आपका नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, और चौथा है लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। इस लूणी बेसिन को ही गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है, इसलिए ये किसका हिस्सा हो गया? पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा यहाँ पर हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई बालूका स्तूप मुक्त वाला, कि बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है? 41.5 बालूका स्तूप मुक्त है। बालूका स्तूप युक्त कितना है? 58.5। यहाँ से अर्ध शुष्क घग्गर का मैदान, शेखावाटी, नागौरी और लूणी बेसिन को ही गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो मिट्टी या मृदा पाई जाती है वो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, और जहाँ पर यदि अपन बात करें तो यहाँ इस क्षेत्र के अंतर्गत जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? जीरोफाइट्स वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम। कुछ भौतिक प्रदेश है, इनको आपको उत्तर से लेकर दक्षिण में एडजस्टमेंट करना है। यदि ऊपर से चले तो सबसे पहले कौन सा आएगा? विंध्यन श्रेणी आएगी,
लूणी बेसिन आएगा, शेखावाटी प्रदेश आएगा या माही का मैदान आएगा। देखो लूणी बेसिन है, इससे पहले शेखावाटी आ जाता है। यहाँ घग्गर का मैदान है, इसके बाद में शेखावाटी है, उसके बाद में यहाँ पर नागौरी उच्च भूमि है और यहाँ पर लूणी बेसिन है। यहाँ पर क्या है? लूणी बेसिन है। तो ये पहला ऑप्शन तो कट हो जाता है। लूणी बेसिन, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी तो सबसे लास्ट में आएगी, तो ये भी हट गया। सबसे पहले क्या है? शेखावाटी का प्रदेश, विंध्यन श्रेणी, लूणी बेसिन और माही का मैदान। घग्गर का मैदान, भोराट का पठार, शेखावाटी प्रदेश, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले शेखावाटी, फिर विंध्यन कगार भूमि, उसके बाद में लूणी बेसिन और उसके बाद में माही का मैदान, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी। कई बार अभी 2-3 रिसेंटली एग्जामों में अपने जो मरुस्थल दे रखे हैं, मरुस्थल के जो 4 भाग है, इसका क्रम पूछा जा रहा है। इसका सबसे पहले ये पश्चिमी मरुस्थल है अपना, ये अरावली है, इसके बाद में यहाँ पर ये क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये है पूर्वी मैदान। ये क्या है? पूर्वी मैदान। और यहाँ पर ये कौन है? हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार है भाई? हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती का क्या है? पठार है। ध्यान रखना, हाड़ौती का पठार, इसी को अपन क्या कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आ चुका है कि दक्षिणी पूर्वी पठार को और किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती का पठार। इनका क्रम पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम में जाते हैं तो कौन मिलता है? सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी पठार, फिर पूर्वी मैदान, फिर अरावली पर्वतमाला और फिर पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल में 61% भाग पे फैला हुआ है। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के 61.11% भूभाग पर, और इसमें केवल 40% जनसंख्या निवास करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? पवन के समकोण के ऊपर बनने वाले बालू का स्तूप को अपन क्या कहते हैं? तो समकोण पर बनने वाले होते हैं, वो होते हैं अनुप्रस्थ। समकोण पर बनने वाले कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को अपन रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये समानांतर बनते हैं। कैसे बनते हैं? समानांतर बनते हैं। शिफ्ट बालू का स्तूप कोई प्रकार का होता नहीं, सीप बालू का स्तूप होता है। सीप बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य का ही एक प्रकार है। अनुदैर्ध्य का ही क्या है? का एक प्रकार है। अनुदैर्ध्य का एक प्रकार है। पैराबोलिक जो बालू का स्तूप होते हैं, ये महिलाओं की हेयर पिन के समान होते हैं और राजस्थान में सर्वाधिक यही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यही सर्वाधिक पाए जाने वाले। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, एक होते तारा बालू का स्तूप। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो तारा बालू का स्तूप हो, ये पाए जाते हैं कहाँ पर? तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं एक तो पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, और एक सूरतगढ़ श्री गंगानगर में पाए जाते हैं। पोखरण जैसलमेर और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। एक होते हैं बरखान, जो मरुस्थलीकरण का उत्तरदायी है। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। इसकी यदि मैं बात करूँ तो ये भालेरी चूरू में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पर? भालेरी चूरू के अंतर्गत ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो मैंने यहाँ पर बता दी है आपको। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? यानी राजस्थान में परंपरा से चलने वाली वर्षा के जल को एकत्रित करने की कोई विधि है, उस विधि का क्या नाम है? तो उस विधि को तालाब कहते हैं, कुआं कहते हैं, नदी कहते हैं या टांका कहते हैं। आप सभी जानते हो टांका कहते हैं। ये जोधपुर में सबसे ज़्यादा, जोधपुर नागौर की तरफ टांके का निर्माण सर्वाधिक हो रहा। टांके क्या होते हैं? अपने खेत के अंतर्गत अपने का एक प्रकार का क्या बना देते हैं? हौज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हौज बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण प्रचलित विधि है? जैसलमेर में, बांसवाड़ा में, नागौर में है या बूंदी में? तो यहाँ से कुछ मैं बात बता रहा हूँ। देखो मरुस्थल के अंतर्गत, मरुस्थल के अंतर्गत कुछ पानी इकट्ठा होने से अस्थायी, क्या अस्थायी प्रकार की क्या बन जाती है? कुछ झीलें का निर्माण हो जाता है, झीलें बन जाती है। अस्थायी क्या बन जाती है? झीलें बन जाती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? खड़ीन कहते हैं।
या फिर जैसलमेर के अंतर्गत उसके अंदर पालीवाल जो ब्राह्मण हैं, वो पालीवाल ब्राह्मण क्या करते हैं, खेती करते हैं, सूख जाने के बाद उनको क्या कहा जाता है, खड़ीन। तो खड़ीन जल संरक्षण कहाँ प्रचलित है, जैसलमेर के अंतर्गत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो जी भाई नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है। यदि बात करें अपन राजस्थान, तो राजस्थान में मानसून आता है, इधर से आता है, इधर कौन है अपना अरब सागर, कौन सा है, अरब सागर से राजस्थान में बारिश होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है, दक्षिण पूर्व से होती है, उत्तर पूर्व से होती है या दक्षिण पश्चिम से। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। और राजस्थान में 21 जून को लगभग मानसून आ जाता है, सबसे पहले बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, 21 जून को बांसवाड़ा में आता है। और राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण पूछे तो राजस्थान में कम वर्षा का कारण है अरावली पर्वतमाला की दिक् स्थिति। अरावली पर्वतमाला की दिक् स्थिति, दिक् का मतलब है ये उल्टी स्थित है, इस प्रकार से ये समानांतर हो जाती है। क्लियर है, कोई समस्या, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW जलवायु में आता है। सबसे पहले कोपेन का मैं जलवायु वर्गीकरण बता देता हूं। कोपेन महोदय ने जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा और इनका जो आधार है कोपेन का वो है वनस्पति। इन्होंने किसको आधार रखा है भाई, वनस्पति को आधार मान के इन्होंने वर्गीकरण किया है। इनका वर्गीकरण में ये यहाँ जिले हैं ये आ जाते हैं BWHW में, यहाँ जो जिले हैं वो आ जाते हैं BSHW में, यहाँ जो जिले हैं वो आ जाते हैं AW में, और यहाँ जो जिले हैं वो आ जाते हैं CWG में। BWHW में पूर्णतः जिले आएंगे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, ये जिले। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, बाड़मेर, ये BW। एस का मतलब है शेखावाटी प्रदेश, कौन सा प्रदेश है, शेखावाटी के 3 जिले चूरू, झुंझुनू, सीकर, कुछ भाग किसका, जयपुर का, कुछ भाग हनुमानगढ़ का। यहां से यदि अपन बात करें जालोर है, यहां से अपन बात करें तो पाली है, नागौर है, जोधपुर है, इसमें BSHW प्रकार की। बच गया वो सब CWG, AW का याद रखना, AW में एक आपका बांसवाड़ा जिला इंपॉर्टेंट है, एक डूंगरपुर है, और कुछ किताबों में झालावाड़ जिले को दर्शाया गया है। ये 3 जिले किस में आते हैं, AW के अंतर्गत आते हैं। यहाँ के मैंने जिले बता दिए, बच गए करौली पूछ ले, टोंक पूछ ले, सवाई माधोपुर पूछ ले, बूंदी पूछ ले, कोटा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, धौलपुर पूछ ले, डीग पूछ ले, सारे के सारे CWG में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र प्रदेश का भाग है। अति आर्द्र, लो भाई, सामान्य वर्गीकरण के अनुसार जलवायु राजस्थान में 5 प्रकार की, सामान्य वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु है, 5 प्रकार की सामान्य वर्गीकरण के अनुसार जलवायु है। जिसमें से सबसे पहले मैं बात करूं इधर वाली शुष्क, उसके बाद में अर्ध शुष्क, शुष्क, अर्ध शुष्क, उसके बाद में आर्द्र, उसके बाद में उपार्द्र, सॉरी उपार्द्र पहले आती है, उप आर्द्र, उसके बाद में आर्द्र, और यहाँ वाले जिले हैं वो आते हैं अति आर्द्र में। अति आर्द्र के अंदर कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ और एक बांसवाड़ा जिला, ये आते हैं अति आर्द्र में। शुष्क में जैसलमेर अपना, बाड़मेर, बीकानेर, अर्ध शुष्क में शेखावाटी वाला प्रदेश, उप आर्द्र में जयपुर वाला, और आर्द्र में भरतपुर, धौलपुर, करौली वाले। तो यहां से अपना आंसर क्या हो जाएगा, झालावाड़ आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से डायग्राम बना के आप ज्योग्राफी को याद किया करो ताकि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लौटते हुए मानसून की अवधि क्या है। राजस्थान में मैंने अभी बताया था मानसून कब प्रवेश करता है, तो आप कहोगे सर मानसून प्रवेश करता है 21 जून को। 21 जून को राजस्थान में मानसून आ जाता है। ये सितंबर तक रहता है। कहाँ तक रहता है,
सितंबर तक रहता है। उसके बाद में राजस्थान में लौटना प्रारंभ हो जाता है सितंबर से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक अपने राजस्थान में जो भी बारिश होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। किससे होती है? लौटते हुए मानसून से होती है। और उसके बाद में जो बारिश होती है वो होती है माउट। ये माउट कहाँ से होती है? ये होती है भूमध्य सागरीय अफवाहों से, भूमध्य सागरीय अफवाहों से, जिसे अपन पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। और इससे अपने होती है मान लो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर और जनवरी में जो बारिश होती है सर्दियों में उसे अपन क्या बोलते हैं? माउट कहते हैं। ये भूमध्य सागरीय या पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। तो इस क्वेश्चन में लौटते हुए मानसून से अक्टूबर और दिसंबर तक बारिश होती है। जनवरी से मार्च, जून से सितंबर में केवल मानसून से बारिश होती है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा, पहले मानसून जाता है फिर लौटता है और उसके बाद में माउट से बारिश होती है। ये रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप्स है और रबी में भी मुख्यतः कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? गेहूं के लिए आपकी बहुत 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 लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर, दौसा, अलवर और जिलों में किस मृदा की प्रधानता है? कौन से में पूछा है भाई? जयपुर, दौसा और अलवर में अल्पीसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल या फिर एरिडिसोल। देखो यदि अपन बात करें वैज्ञानिक वर्गीकरण, मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यदि अपन बात करें तो राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा है। वही सामान्यतः मैं एक नक्शा बना लेता हूँ, सिंपल सा बनाता हूँ मैं तो हमेशा कि ये नक्शा, फिर यहाँ ऐसे अलग कर लेता हूँ। यदि यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है एरिडिसोल। यहाँ जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है एंटीसोल। उसके बाद में यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है अल्फीसोल। कौन सी? अल्फीसोल। यहाँ जो मृदा पाई जाती है वो वर्टिसोल। और यहाँ जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों में अपन इनसेफ्टी महसूस करते हैं, सेफ्टी नहीं होती, तो वहाँ इनसेफ्टिसोल पाई जाती है। अल्फी को पढ़ना है गुल्फी, और गुल्फी अपने को जयपुर जाके खानी है। और गुल्फी में क्या होता है? गुल्फी में जल होता है, पानी होता है, तो इस मृदा को जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। एरिडी का मतलब होता है शुष्क, तो यहाँ की मृदा शुष्क मृदा होती है या मरुस्थलीय मृदा होती है। कौन सी मृदा होती है? मरुस्थलीय मृदा होती है सामान्य। वर्टी, वर्टी का मतलब होता है बाटी, ऐसे पढ़ लेना मारवाड़ी में, वर्टी का मतलब बाटी। और बाटी कैसी होती है? काली। तो इस मृदा को अपन कौन सी मृदा कहते हैं? काली मृदा। पहाड़ों में अपन इनसेफ्टी महसूस करते हैं। पहाड़ कहाँ है? सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद में पहाड़ ज्यादा है, वह इनसेफ्टिसोल मृदा है। और ये मृदा जो पाई जाती है, ये मृदा को इनसेफ्टी है। पहाड़ों में अपन जाते हैं तो देखते हैं वहाँ की मृदा कैसी है? लाल मिट्टी है, लाल मृदा है। तो यहाँ पर लाल, और लाल और काले के बीच में जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है लाल लोमी मृदा। तो यहाँ से पूछा था जयपुर, दौसा में गुल्फी कहानी है अल्फीसोल मृदा। वर्टिसोल कहाँ पर है? कोटा, बूंदी और बाड़ा यानी हाड़ौती में। इनसेफ्टिसोल कहाँ पर है? सिरोही के अंतर है आपकी, और उदयपुर के अंतर्गत है। उसके बाद में एरिडी कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में। एरिडी कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर। इसके साथ में कौन सी बच गई? एंटीसोल। एंटीसोल का आंसर आता है पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल मृदा पाई जाती है, जिसे अपन पीली भूरी मृदा भी बोलते हैं। पीली भूरी मृदा भी बोलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काली मृदा के संबंध में असत्य कथन है? सत्य कथन नहीं है, मतलब असत्य पूछा है भाई, बताओ। यहां से देखो पहला कथन क्या दिया है इन्होंने, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। राजस्थान की कोई सी भी मृदा हो उसमें आपको ध्यान रखना N2 की कमी ही मिलेगी, ये कथन तो रट लेना। नाइट्रोजन की कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। यह चूरू, झुंझुनू और नागौर जिलों में नहीं, ये तो हाड़ौती में मिलती है। कहाँ मिलती है? हाड़ौती, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। यही कथन सही नहीं है। यह दोमट मिट्टी है, हाँ ये दोमट मिट्टी है, इसे अपन चिकनी मिट्टी कह सकते हैं। इसे स्वयं जुताई वाली या रेगुर मृदा कह सकते हैं, रगड़ के अपन पड़ जाते हैं रेगुर मृदा, या स्वयं जुताई वाली मृदा कहा जाता है। स्वयं जुताई है, इसे कपासी मृदा भी कह सकते हैं,
कपासी काली को भी कह सकते हैं, कपासी मृदा भी कह सकते हैं, इसमें कपास अच्छी होती है, कपासी मृदा भी कह सकते हैं। इसमें सोयाबीन सर्वाधिक होती है, इसमें को क्या होती है सबसे ज़्यादा, सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। इसमें कैल्शियम और पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है, हाँ बिल्कुल होती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। विशेष ध्यान रखना भाई, काली मृदा का क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है लैब असिस्टेंट के लिए, काली मृदा का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटास और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह दोमट, चिकनी, रेगुर या स्वयं जुताई वाली मिट्टी है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसे वर्टिसोल भी कहते हैं। यह सोयाबीन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा है और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। और यह हाड़ौती का प्रदेश कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है जी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती? तो मैंने बताया था जयपुर का नाम आ जाए, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, यहाँ उपजाऊ मृदा पाई जाती है। कौन सी है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा? राजस्थान की जलोढ़ मृदा है। क्या है? जलोढ़ मृदा है। ये नदियों के द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मृदा होती है जो सर्वाधिक उपजाऊ है। ये गंगानगर में पाई जाती है, अपने हनुमानगढ़ में पाई जाती है, जयपुर में पाई जाती है, दौसा में पाई जाती है, अलवर, भरतपुर में पाई जाती है। तो ये कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अल्फी सोल बोलते हैं। अल्फी को गुल्फी पढ़ना है, और गुल्फी में क्या होता है? जल होता है। गुल्फी में क्या होता है? जल होता है। काली मृदा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। झालावाड़। लेटेराइट मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है लेटेराइट। लवणीय मृदा जालोर, पाली क्षेत्र में पाई जाती है। जालोर और पाली क्षेत्र में लवणीय मृदा पाई जाती है। तो इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन है वो राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? तो लेटेराइट मृदा की अपन बात करें, यह कायांतरित एवं रवेदार चट्टानों से बनी है। कायांतरित और रवेदार चट्टानों से बिल्कुल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लेटेराइट मृदा है। ये काली और लेटेराइट मृदा को अपन क्या बोलते हैं? लाल लोमी मिट्टी भी बोल देते हो आप। कौन सी? लाल लोमी मिट्टी बोल दो। ये भी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। यह मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लौह अंश की उपस्थिति के कारण ये लाल नजर आती है, बिल्कुल आती है। इसलिए इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस होता है ना भाई? फास्फोरस की इसमें कमी होती है। इस मृदा में फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट मृदा है, इंपॉर्टेंट मृदा है भाई। लाल लोमी मृदा इसे भी कहा जाता है, या लेटेराइट मृदा। ऐसे याद रख सकते हो, लेटेराइट यानी लेटना है, लेटोगे तो नीचे लेटोगे, यानी नीचे वाले जिलों में होगी। लेटोगे तो कहाँ? नीचे लेटोगे ना, तो लेटोगे नीचे, तो नीचे वाले में लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मरुस्थलीय मिट्टी की बात चलिए। यह मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरित होती है। हाँ बिल्कुल, मरुस्थल में जब भी आंधी आती है तो यह मृदा स्थानांतरित होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। बिल्कुल, मिट्टी पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल में पाई जाती है, जहां पर वर्षा कितनी होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां पाई जाती है। इसमें उर्वरता की कमी व तथा लवणता अधिक होती है। बिल्कुल उर्वरता की कमी है इसमें, और इसमें लवणता ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में, इसमें क्या है? कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। भरपूर होता है कैल्शियम, क्या होता है? भरपूर होता है। यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि इसके कण मोटे होते हैं। कण मोटे होते हैं तो धारण क्षमता, जल धारण क्षमता बिल्कुल कम होती है। जल धारण क्षमता बिल्कुल इसकी न्यूनतम होती है। कैसी होती है प्यारे विद्यार्थियों? न्यूनतम होती है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है जिसके कण महीन होते हैं। जल धारण क्षमता सर्वाधिक उसकी होती है जिस मिट्टी के कण महीन होते हैं।
और कण महीन किस मिट्टी के होते हैं? कण महीन होते हैं काली मिट्टी के। तो ये काली मिट्टी की जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? तो वो होती है काली की। और इसकी मरुस्थलीय की जल धारण क्षमता क्या है? न्यूनतम है। मरुस्थलीय मृदा की जल धारण क्षमता आपकी न्यूनतम पाई जाती है। इसमें भी N2 की कमी होती है। मरुस्थलीय मृदा में भी N2 की तो क्या होती है? कमी होती है। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जिले जहां 8 वर्ष के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति होती है, धौलपुर एवं भरतपुर, कोटा एवं भरतपुर, सीकर एवं झुंझुनू, पाली एवं जैसलमेर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा यदि कहीं पर भूकंप की संभावना है, वहीं पर 8 वर्षों में सबसे कम यानी 8 साल में एक बार सूखा पड़ता है, तो वो है अपना धौलपुर और भरतपुर जिले। धौलपुर और भरतपुर में 8 वर्ष में एक बार होता है। 8 वर्ष में एक बार सूखा आता है। लेकिन 3 वर्ष में भी एक बार सूखा पड़ता है। वो पड़ता है अपना पाली में, जैसलमेर में, पाली, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, जालोर, बाड़मेर। इन जिलों में 3 वर्ष में भी एक बार सूखे की पुनरावृत्ति हो जाती है। और जयपुर जिला है, इसके अंतर्गत 5 वर्ष में एक बार सूखे की पुनरावृत्ति होती है। 5 साल में एक बार सूखा पड़ता है। 8 वर्ष में एक बार सबसे न्यूनतम यहीं पड़ता है। सबसे न्यूनतम कहाँ पड़ता है? धौलपुर और भरतपुर में। यहाँ मैंने बता दिया है मौसमी सूखा कहाँ पड़ता है सबसे कम? 8 साल में एक बार धौलपुर, अलवर, भरतपुर में। और सबसे ज़्यादा 3 वर्ष में एक बार पाली, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम है ये मरुस्थल या इसे मरु विकास कार्यक्रम भी बोलते हैं, मरु विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। ये 1977-78 में हुआ था शुरू। और इसमें केंद्र का अनुपात 75 है और राजस्थान राज्य का 25 है। 1977-78 इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। 1977-78 इसका सही आंसर है। तो मरु विकास कार्यक्रम केंद्र का 75 और राज्य का 25 अनुपात है। ये पहले राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों के साथ साथ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चला गया था। कहाँ पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, जिसे सूखा संभाव्य कार्यक्रम कहते हैं, की शुरुआत में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार में वित्त पोषण कब हुआ? देखो, सूखा विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1976-75 में। कब स्टार्ट हुआ? 1976-75 में सूखा विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत 50-50% की हिस्सेदारी रखी गई थी। केंद्र की भी 50 होगी और राज्य की भी 50 होगी जब प्रारंभ हुआ। लेकिन आपको यदि वर्तमान पूछ ले तो वर्तमान में ये है 75-25। सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का है वो 75 है और राज्य सरकार का है वो कितना है? 25 है। सूखा विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1976-75 से। मरु विकास या सूखा विकास कार्यक्रम से एक क्वेश्चन लगभग पूछ ही लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस रिपीट करके सूखा एक ही बार होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? राजस्थान में कौन सी श्रेणी प्रशासनिक श्रेणी नहीं है? सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन या अनारक्षित वन? ध्यान रखना, प्रशासनिक दृष्टि से, किस दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्गीकरण है वो है अवर्गीकृत। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है आरक्षित वर्गीकरण, और उसके बाद में है सुरक्षित या संरक्षित। सुरक्षित या संरक्षित हैं राजस्थान के वन। राजस्थान का वन यदि अपन बात करें तो 9.6% भाग पर राजस्थान में क्या है? वन है। कितने परसेंट भाग पर वन है? 9.6% भाग पर राजस्थान में वन मिलते हैं। 2010 में राजस्थान की वन नीति आती है। वन नीति कब आई? 2010 में। ये भी याद रखना है, 18 फरवरी 2010 को।
अवर्गीकृत वन राजस्थान में लगभग 6.56% के आसपास का ऑप्शन मिलेगा। आरक्षित है वो 36.95% या 37% के लगभग आंसर है, और सुरक्षित है वो 56% के आसपास आपको आंसर देखने को मिलता है। यानी अवर्गीकृत, आरक्षित, सुरक्षित, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो ये क्रम किस प्रकार से आता है? सबसे कम अवर्गीकृत, फिर आरक्षित, फिर सुरक्षित। अवर्गीकृत है वो सबसे पहले कहां पर है? ये अवर्गीकृत वन सबसे ज्यादा बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। आरक्षित वन है ये उदयपुर में है, और सुरक्षित वन है ये 12 जिले में पड़ते हैं। सुरक्षित वन कहां पर है? 12 में है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वर्ष महोत्सव बनाया जाता है? तो ये अमृता देवी विश्नोई, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा और बार भी खूब पढ़ा होगा। अमृता देवी विश्नोई की याद में खेजड़ली महोत्सव बनाया जाता है। 12 सितंबर को खेजड़ली के अंतर्गत वृक्ष मेला लगता है। वीडियो को बस शेयर जरूर कर लेना सभी लोग, और चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी सब्सक्राइब कर लेना। अगली जो क्लास आपको मिलेगी वो राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान हिस्ट्री के 100 क्वेश्चनों की 2 मैराथन और बढ़ जाएगी। तो आपको इनसे बाहर कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा। 27 है, वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य का वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम है। तो ये रिपोर्ट लगभग सेम सी चल रही है। तो इसमें भी अपने यदि बात करें तो सर्वाधिक वन यदि राजस्थान में बात करें, सर्वाधिक सबसे ज्यादा उदयपुर में, सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहां पर है? उदयपुर में। और न्यूनतम है ना वो का न्यूनतम है अपने चूरू जिले के अंतर्गत आते हैं। न्यूनतम कहां पर है? संबंधित जिले के क्षेत्रफल में यदि अपन बात करें तो न्यूनतम कहां पर पड़ जाता है? चूरू के अंतर्गत पड़ जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर करेक्ट आंसर किसको माना जाएगा? चूरू को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी परसेंटेज के अनुसार जरूर चेंज हो गया, 21-22 की रिपोर्ट में था चूरू, अब परसेंटेज के आधार पर जोधपुर है। प्रतिशत में अब कम में कौन है? जोधपुर है। चलो आगे, राजस्थान में तेंदू के वृक्ष किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदू है वो बीड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पहली बात तो किसके लिए? बीड़ी बनाई जाती है तेंदू के पत्तों से, और ये सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ में मैं आपको एक और बता दूं कि अर्जुन के वृक्ष भी राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? ये भी पाए जाते हैं आपके झालावाड़ के अंतर्गत पाए जाते हैं। किसके वन? इसके वन भी आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? झालावाड़ में। लाइट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा व्यवधान आया था क्लास में, तो अब देखते हैं आगे। वहाँ मैंने बता दिया था कि अर्जुन के जो वृक्ष हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? अर्जुन के वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? झालावाड़ के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखना। राजस्थान में पलाश के वन निम्नलिखित में से किस वन का एक उप प्रकार है? यानी जो पलाश के वन होते हैं, सबसे पहले याद रखो भाई, पलाश को जंगल की ज्वाला कहते हैं। जंगल की ज्वाला कहते हैं, यानी इससे जंगल में आग लग जाती है पलाश को। ये किसका उपभाग है? तो ये है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का प्रकार है एक। तो सीधा सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा बात आपको और बता रहा हूँ। एक होता है भाकर क्या है, और एक गिरवा क्या है। हट के बता रहा हूँ कुछ बातें काम की। भाखर है ये आपके जो सिरोही है, इस सिरोही की जो पहाड़ियाँ हैं इसको क्या बोलते हैं? भाकर बोलते हैं। और गिरवा उदयपुर के जो तश्तरी नुमा पहाड़ है उनको क्या बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि आपके कोई नाम लिख के उसके आगे भाकर लगा हुआ आ जाए, जैसे रोजा भाकर, तो ये जो भाकर है ये मिलेंगे अब जालोर में। ये कहाँ पर मिलेंगे? जालोर के अंतर्गत। तो भाकर सिरोही में, गिरवा उदयपुर में, लेकिन रोजा भाकर है, इसराना भाकर है, ये कहाँ पर पाएंगे? ये जालोर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्ता निकाला जाता है? कत्ता किस पेड़ से निकाला जाता है? खेर से, खतौड़ी से, पलाश से या मैंग्रोव से? तो ये खेर के जो छाल होती है, छाल से बनता है। खेर की छाल से बनता है। कतौड़ी जाति के लोग, कतौड़ी क्या है? एक जनजाति, उस जाति के लोग निकालते हैं, कत्था बनाते हैं। चलते हैं आगे।
रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो रामसागर ध्यान रखना कहाँ पर है? धौलपुर में। यहाँ पर मैं आपको केसर बाग भी बताऊंगा। रामसागर और केसर बाग ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका धौलपुर के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? धौलपुर के अंदर है। और एक तालाब ए साई, तालाब ए साई का नाम याद रखना कि तालाब ए साई ये भी कहाँ पर है? तालाब ए साई भी कहाँ पर है? धौलपुर में। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है एक रामसागर वन विहार हो गया, केसर बाग धौलपुर में हो गया, तालाब ए साई कहाँ हो गया? धौलपुर में हो गया। इसके साथ में आपको एक ध्यान रखना है बंद बारेठा। बंद बारेठा कहाँ पर है? तो बंद बारेठा आपका भरतपुर में है। कहाँ पर है? बंद बारेठा भरतपुर के अंतर्गत है। इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचान कीजिए। भीलवाड़ा का मोर, जालोर का भालू, अलवर का बाघ, भरतपुर का सारस। यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भीलवाड़ा का मोर है, जालोर का भालू होता है, भरतपुर का सारस होता है, अलवर का बाघ नहीं है। अलवर का क्या है? अलवर का है सांबर। और बाघ कहाँ का है? बाघ है सवाई माधोपुर का। तो यहाँ पर मैं आपको शुभंकर जरूर याद करवाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लेके। एक बार जिला और उसके शुभंकर, एक तरफ लिखेंगे जिला और एक तरफ उसका लिखेंगे शुभंकर। तो ध्यान दे लो भाई। जिला श्री गंगानगर, श्री गंगानगर का है चिंकारा। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर का है चिंकारा। उसके बाद में आता है बीकानेर। बीकानेर का क्या है? बीकानेर का है रेत तितर या भट तितर, रेत तितर या भट तितर। उसके बाद में जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर का है आपका गोडाउन। जैसलमेर का क्या है? गोडाउन। उसके बाद में जैसलमेर से नीचे बाड़मेर, बाड़मेर लोमड़ी, बाड़मेर लोमड़ी ऐसे याद रखना, मरु लोमड़ी। उसके बाद में जालोर, जालोर का है भालू। जालोर का कौन है? जालोर का है भालू। जाल में फंस गया भालू, जाल में कौन फंस गया? भालू। जालोर के नीचे सिरोही, सिर किसका? जंगली मुर्गा, जंगली मुर्गा। और जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य की बात करें तो वो अभ्यारण्य माउंट आबू का अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गे के लिए। सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर के अंदर है कब्र बिज्जू, कब्र बिज्जू। उदयपुर के अंदर कौन है? कब्र बिज्जू। उसके बाद में उदयपुर के नीचे डूंगरपुर, डूंगरपुर का है जांगिल। डूंगरपुर का कौन है? डूंगरपुर का है जांगिल। उसके बाद में आपको बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का याद रखना है क्या है? जल पीपी। बांसवाड़ा का क्या है? जल पीपी। बांस से पी पी बजाते हैं ना, बांस की बांसुरी पी 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 पी। उसके बाद में चलो ऊपर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला। हनुमानगढ़ का क्या है? छोटा किलकिला। उसके बाद में चूरू, चूरू का आप क्या बताओगे? चूरू का, चूरू 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 का है कृष्ण मर्ग। चूरू का क्या है? कृष्ण मर्ग। चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू का है काला तीतर। कौन सा तीतर? काला तीतर। उसके बाद में है सीकर, सीकर के लोग तो साइन है, तो सीकर का है साइन। जयपुर, जयपुर में तो चित्तल है। जयपुर में कौन है भाई? जयपुर में है चित्तल। उसके बाद में अलवर, अलवर में है सांभर। अलवर में कौन है? सांभर। फिर है भरतपुर, भरतपुर तो धौलपुर के पास में है। पास को मारवाड़ी में सारस बोलते हैं, तो सारन सारस। और धौलपुर, सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होता है, तो सबसे पहले पंछी जगते हैं, तो पंछीड़ा। धौलपुर का क्या है? पंछीड़ा। फिर चलते हैं आगे। करौली, करौली, करौली का ध्यान रखना कैसे करौली और गह से घड़ियाल, कैसे करौली गह से घड़ियाल। उसके बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध जगह है देखने के लिए, बाघों के लिए कौन प्रसिद्ध है? रणथंभौर, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में सवाई माधोपुर के आगे अपन बात करें तो पहले बूंदी देख लो। बूंदी पड़ती है तो सूखती भी है, तो सुरखाव। फिर कोटा, कोटा पहना हुआ आदमी ऊद पहल करता है, कोटा का है ऊद बिलाव, बिलाव। फिर है झालावाड़, झालावाड़ के लिए प्रसिद्ध कौन है? झालावाड़, झालावाड़ के लिए गागरोनी तोता, गागरोनी
तोता, फिर है बारा, फिर है कौन है बारा, बारा किन को मगर है, बारा को कौन है मगरमच्छ या मगर बोल सकते हो। उसके बाद में अपना चित्तौड़गढ़, च से चित्तौड़गढ़, च से चौसिंगा, चौसिंगा। उसके बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का कौन है भाई, भीलवाड़ा का है मोर। उसके बाद में है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के उड़न गिलहरी, सीता माता अभ्यारण्य की कौन प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी कहाँ की है, सीता माता अभ्यारण्य की। तो सीता माता अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। उसके बाद में अंतर्वर्ती जिले जोधपुर, जोधपुर की यदि अपन बात करें तो इसका है कुरुंजा, पक्षी कुरुंजा। जोधपुर के बाद में नागौर का बात करें तो नागौर का है राजहंस। उसके बाद में यदि अपन टोंक की बात करें तो टोंक जैसे दो शब्दों में हंस लिखा जाता है। उसके बाद में अपन बात करें पाली, पाली का है तेंदुआ, पाली का है तेंदुआ। उसके बाद में पड़ता है अपना कौन सा, राज संबंध, राजा को भेड़िए पसंद होते हैं तो राज संबंध का कौन सा है, भेड़िया। उसके बाद में अजमेर, अजमेर का कौन सा है, खड़मोर, अजमेर का कौन सा मोर है, खड़मोर, ये अजमेर का हो गया। अंतर्वर्ती जिले भी 3 और 3 6, कोई बच रहा है क्या अभी। दोसा, दोष किस में निकालते हैं, खरगोश में, दोसा खरगोश, दोसा का कौन है, खरगोश। ये अपन ने सब शुभंकर देख लिए हैं सुपर फास्ट तरीके से, आपको इन चीज़ों को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये जैसलमेर में है। आकलवुड फॉसिल पार्क जो एक जीवाश्मी पार्क है, जीवाश्मी पार्क है जहाँ से 14 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के अवशेष मिले हैं, 14 करोड़ वर्ष से पुराने लकड़ी के अवशेष मिले हैं, लकड़ी के अवशेष मिले हैं। और ये आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, मरु, जैसलमेर के मरु अभ्यारण्य में। आपको पूछ ले मरु अभ्यारण्य, मरु अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मरु अभ्यारण्य भी जैसलमेर बाड़मेर में भी है। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से उसे जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा है वो सूरतगढ़ गंगानगर है। ये रूस की सहायता से है, 2 है, जिसमें दूसरा जेतसर है, जेतसर है कनाडा के सहयोग से। तभी जी अजमेर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला। दुर्गापुरा जयपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, फोरम नहीं है, कृषि अनुसंधान केंद्र है दुर्गापुरा जयपुर के अंतर्गत। याद हो गए होंगे, चलो भैया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली जो कृषि होती है उसको क्या नाम कहते हैं। देखो सामान्यतः उसे वालरा कहते हैं, लेकिन वालरा ऑप्शन में नहीं आया। वालरा क्या है, स्थानांतरित कृषि का नाम। राजस्थान में स्थानांतरित जो कृषि होती है उसे वालरा कहते हैं, लेकिन इसके भी 2 नाम प्रचलित है। एक नाम है चीमाता, यदि पहाड़ों में की जाए तो उसे चीमाता कहते हैं, यदि वो पहाड़ों में की जाए तो उसे चीमाता कहते हैं। लेकिन यदि वो मैदानों में की जाए, मैदानों में की जाए तो उसे दजिया कहते हैं। मैदानों में उसे क्या बोलते हैं, दजिया बोलते हैं, मैदान के अंतर्गत। तो यहाँ पर दजिया नाम आया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, तो मक्का होते हैं, आपकी मिट्टी होती है वो कैसी होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी होनी चाहिए, लाल मिट्टी बोल सकते हो आप। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, सॉरी लाल मिट्टी, लाल मिट्टी आपकी उदयपुर संभाग में पाई जाती है। तो उदयपुर में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। और कोटा संभाग में सर्वाधिक क्या होता है, कोटा में होती है सोयाबीन। क्या होती है, सोयाबीन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, कोटा में सोयाबीन होती है। जयपुर के अंतर्गत गेहूं का क्षेत्र सबसे ज्यादा, भरतपुर में भी गेहूं सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, सोनालिका, गंगा सुनहरी, गंगा सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्में ये किसकी है। आपको इन किस्मों के नाम बताने की, ये किस्में किसकी किस्में हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई ये किस्में वाला। तो यहाँ देखो ये गेहूं की किस्में, गेहूं की किस्में। यहाँ से मैं आपको 2 और बताता हूँ। कपास की जो है उसका नाम है नरमा, कपास का क्या है, नरमा है। और एक है अमेरिकी कपास, अमेरिकी कपास। ये अमेरिकी कपास सर्वाधिक कहाँ पर होती है, अमेरिकी कपास होती है हनुमानगढ़ गंगानगर में सबसे ज़्यादा, हनुमानगढ़ गंगानगर
या फिर इसको अपन बोल दे तो बांसवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद में सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? भरतपुर में होती है। और भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जिसे अभी निदेशालय कर दिया गया है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भरतपुर के सेवर में। कहाँ है? सेवर में स्थित है। तो ये तो गेहूं की होगी। अब मक्का, माही धवल और माही कंचन। मक्का की है माही धवल प्रसिद्ध है, माही धवल और माही कंचन, माही धवल और माही कंचन। लेकिन ध्यान रखना माही सुगंधा या सुगंध, माही सुगंधा, ये माही सुगंधा है। सुगंध कब आती है? जब अपन चावल का निर्माण करते हैं। जब अपन क्या करते हैं? चावल बनाते हैं तो सुगंध आती है। तो माही सुगंधा किसकी है? चावल की है। ध्यान रखना भाई, सोनालिका, गंगा, सुनहरी, चंबल ये गेहूं की है। सरसों सबसे ज्यादा भरतपुर में, माही धवल और माही कंचन मक्का है, और माही सुगंधा चावल है, और कपास की नरमा और अमेरिकी कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती किस जलवायु क्षेत्र में होती है? सबसे पहले आपको जलवायु क्षेत्र का पता होना चाहिए कि कौन सा जलवायु क्षेत्र कहाँ पर होता है। यदि मैं राजस्थान की ऐसे बात करूं तो यहाँ पर पेस्ट ए है, यहाँ पेस्ट बी है, यहाँ पेस्ट सी है, यहाँ सेकंड ए है, यहाँ सेकंड बी है, यहाँ थर्ड ए है, यहाँ थर्ड बी है, यहाँ फोर्थ ए है, यहाँ फोर्थ बी है, नीचे फोर्थ बी, और यहाँ फिफ्थ है। यहाँ फोर्थ बी सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है? फोर्थ बी। और सबसे बड़ा है पेस्ट सी। सबसे बड़ा कौन सा है? पेस्ट सी। यहाँ करने का मतलब आपको राजस्थान के जिले याद होने चाहिए, नक्शा याद होने का ये बहुत बड़ा फायदा है। जैसे मैंने लिखा ऐसे लिख के आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो ये यहाँ वाला जो होता है पेस्ट बी में होता है। और पेस्ट बी का नाम क्या है? अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग के अंतर्वर्ती मैदान क्षेत्र नहीं, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान और शुष्क पश्चिमी मैदान तो पेस्ट ए है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान सेकंड ए है, सेकंड है। अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग के ये यहाँ वाला क्षेत्र है जिसको अपन सेकंड बी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तथा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोनों ही जोधपुर में है। एक को अपन काजरी कहते हैं और एक को अपन आफरी कहते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजरी और आफरी दोनों है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ध्यान रखना, काजरी और आफरी। काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आफरी का पूरा नाम भी पता होना चाहिए, काजरी, CAZRI, काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और आफरी है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1987 में, काजरी की 1959 में। इन दोनों ही जोधपुर में है, ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो बेणेश्वर धाम बता रहा है माही सोम व जाखम के संगम पर, बनास बेड़च व मेनाल के संगम पर, बनास डाई और खारी के संगम पर, बनास चंबल और सीप के संगम पर। ध्यान रखना, राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम होते हैं। 4 क्या होते हैं? त्रिवेणी संगम होते हैं, जिनमें से पहला त्रिवेणी संगम है माही सोम और जाखम का। ये बेणेश्वर डूंगरपुर में होता है। ये बेणेश्वर कहाँ होता है? डूंगरपुर में होता है। तो इसका आंसर तो यही हो गया। बनास बेड़च व मेनाल का संगम होता है, ये होता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा के अंतर्गत होता है। बनास डाई और खारी का संगम राजमहल टोंक में होता है। कहाँ पर होता है? राजमहल टोंक में होता है, राजमहल टोंक में होता है। और बनास चंबल और सीप का संगम कहाँ पर होता है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में होता है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में होता है। कहाँ पर होता है? सवाई माधोपुर में होता है। बनास बेड़च और मेनाल का संगम कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की जगह पूछ ले तो वो बिंगोद भीलवाड़ा में। कहाँ पर? बिंगोद भीलवाड़ा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। इसमें आपको पूछ ले, बनास नदी 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ कहाँ? बनास बेड़च और मेनाल भीलवाड़ा बिंगोद, बनास डाई और खारी राजमहल टोंक,
और बनास, चंबल और सीप रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान की आंतरिक अफवाह की नदी है? राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली, दूसरी है अरब सागर में गिरने वाली, और तीसरी कौन सी है? तीसरी है अंतः प्रवाही या आंतरिक नदियां, यानी ऐसी नदी जो उद्गमित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, जैसे चंबल नदी है, इसकी सहायक नदी कोई भी, बनास नदी इसकी सहायक नदी कोई भी, और बाणगंगा नदी, ये किसकी है? ये है बंगाल में। अरब सागर में जाने वाली माही नदी और माही की सहायक नदियाँ, साबरमती नदी और साबरमती की सहायक नदियाँ, उसके बाद में पश्चिमी बनास और उसकी सहायक नदियाँ, और उसके बाद में एक लूणी नदी और उसकी सहायक नदियाँ किस में जाती है? अरब सागर में। और अंतः प्रवाह की नदियाँ यानी राजस्थान में ही कहीं ना कहीं वो समाप्त हो जाती है। उसमें सबसे पहले है घग्गर नदी, घग्गर को ही सरस्वती नदी कहते हैं, कांतली नदी, रूपारेल नदी, रूपनगढ़ नदी, साबी नदी, और उसके बाद में मसूरदी नदी, जिसे काकनेई नदी भी कहते हैं, काकनेई, ये नदियां हैं। साबी है, बांडी नदी, बांडी तो खूब से है लेकिन ध्यान रख लो, एक कौन सी नदी और रह गई? रूपारेल, साबी, कांतली, घग्गर, रूपनगढ़, मसूरदी, काकनेई, ये जो भी नदियां हैं ये कौन सी नदियां हैं? एक खारी। अब ये खारी हर में है, खारी इसमें भी आती है, खारी इसमें भी आती है, खारी इसमें भी आती है। तो यहाँ से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, तो इनमें से कौन सा नाम नहीं आया? जाखम नदी। जाखम नदी माही की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? माही की सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक है? माही नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी है आपकी? तो आप कहोगे सर ये माही नदी की सहायक नदी है, आपकी होने वाली नदियों में से सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, जिसका नाम क्या रखा गया है? माही नदी की सहायक नदी है। कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, यहाँ पर हो गई। अब मैं थोड़ी सी माही नदी की चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि माही नदी का क्वेश्चन नहीं आएगा। माही नदी, तो माही जो नदी है वो मेहद झील से निकलती है। भाई कहाँ से निकलती है माही नदी? तो मेहद झील एमपी से निकलती है। मेहद झील एमपी से ये नदी निकलती है। उसके बाद में ये राजस्थान के खांडू गांव बांसवाड़ा के अंतर्गत ये राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के बाद में ये नदी प्रतापगढ़ की ओर जाती है, फिर वापस घूमकर ये डूंगरपुर में आ जाती है। तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। क्या बनाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। उसके बाद में ये आगे की ओर गुजरात की ओर चली जाती है। तो राजस्थान में ये कर्क रेखा है, इसको ऐसे काटती है। तो ये नदी उल्टे यूं आकार की नदी है, उल्टे यूं आकार की ये नदी है। इसे कांठल की गंगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कांठल की गंगा कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। इसके बाद में इसका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि वह नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण की ओर ही चली जाती है, यह नदी कौन सी नदी है? आपकी माही नदी है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चलो भाई, इसकी सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है। माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? यदि मैं बात करूं तो इसकी सहायक नदियों के अंदर चाप ले लो, हरण ले लो, अनास ले लो, चाप, हरण, अनास, एराव, सोम, इसके बाद में जाखम, इस प्रकार की बहुत नदियां ले सकते हो। मोरेन, कागदर, ये किसकी सहायक नदियां हैं? माही नदी की सहायक नदियां है। किसकी सहायक है? माही नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? सरस्वती नदी, चंबल नदी, बनास नदी। तो ये माही नदी ही गिरती है, जो अरब सागर में चलती है। उसमें भी कौन सी? खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो मैंने बता दी है, माही नदी।
कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर पूछा है कोई नदी या उसकी सहायक नदियों में कौन सुमेलित नहीं है? लूणी नदी की जोजड़ी, बनास की मेनाल, माही की बाणगंगा, चंबल की पार्वती। यहां माही से बाणगंगा का रिलेशन नहीं है। बाणगंगा जाती है बंगाल की खाड़ी में, जबकि माही जाती है अरब सागर में। अब मैं यहाँ 3 नदियों के नाम आए हैं तो 3 नदियों की व्याख्या कर देता हूँ। देखो मैं फालतू की बातें नहीं करता। आप सोच रहे होंगे सर केवल पढ़ाने में, केवल आपका एग्जाम टाइम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई जाए, बोल के बातें करके ज़्यादा टाइम पास करने की मेरी आदत नहीं होती। यदि आप और भी सुपरफास्ट रिवीजन करना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो मैराथन करवा रखी है मैंने भूगोल वाली, शॉर्ट नोट्स वाली, उसे आप ले सकते हो। उसमें ये बातें आपको बहुत स्पीड से वहां बताई गई है। लूणी नदी की आपको सहायक नदियां ध्यान रखना। लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर से। इसकी सहायक नदियों में है जोजड़ी। उसके बाद में इसकी सहायक नदी है बांडी, गुइया, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, सागी, मित्री और खारी नदियां इसकी सहायक नदियां है। बनास की खूब सारी सहायक नदियां, जैसे बनास की मेनाल है, ठीक है। उसके बाद में डाई है, खारी है। एक खारी नदी इंपॉर्टेंट बता देता हूं। खारी नदी जो कहां से निकलती है? खारी नदी, ये जो बनास नदी है, खारी नदी ध्यान रखना, ये है खारी नदी है जो बिजराल की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? बिजराल की पहाड़ी से। कहां से निकलती है? बिजराल की पहाड़ी से। ये वाली खारी नदी किसकी सहायक है? बनास की सहायक नदी है। और चंबल की पार्वती है। चंबल की तो खूब सारी सहायक नदियां, पार्वती है, परवन है, काली सिंध है, छोटी काली सिंध है, घोड़ा पछाड़, खूब सारी नदियां, कुन्नू है। इंपॉर्टेंट सहायक नदियां आपको किसी की याद रखनी है तो एक तो लूणी की याद रखना और एक माही की सहायक नदियां जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में कौन सी झील प्रमुख रूप से नमक उत्पादन करती है? तो खारे पानी की जो झीलें हैं उसमें पचपदरा झील बाड़मेर में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डेगाना झील है, ये नागौर के अंतर्गत पड़ती है। डेगाना नागौर में। सांबर जयपुर जिले में पड़ती है, तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। और डीडवाना कुचामन में है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। कौन सी है? सांबर झील है, जिसमें हिंदुस्तान जिंक साल्ट लिमिटेड, ये तो केंद्र सरकार का उपकरण है। और यही एक है सांबर साल्ट लिमिटेड। कौन सा है? सांबर साल्ट लिमिटेड, ये राज्य सरकार का उपकरण है। किसका है? राज्य सरकार का उपकरण यहाँ पर लगे हुए है। और डीडवाना में केवल राज्य सरकार का लगा हुआ है, राज्य सरकार का लगा हुआ है सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड या साल्ट लिमिटेड है, डीडवाना साल्ट लिमिटेड। राजस्थान में कोलायत झील निम्न में से कहाँ स्थित है? मीठे पानी की झीलों में कोलायत की झील है, वो आपकी कहाँ पर है? बीकानेर में। कोलायत झील ध्यान रखना बीकानेर में। और कायलाना झील जोधपुर में। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। और एक झील है गजनेर झील, ये भी कहाँ पर? गजनेर झील, ये भी कहाँ पर पड़ती है आपकी? ये पड़ती है बीकानेर में। एक है मोती झील, जिसमें N2 युक्त जो हरित शैवाल पाए जाते हैं, इसे भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। वर्तमान में ये डीग जिले में आती है, मोती झील डीग में है। और एक नवलखा झील है, ये है बूंदी में। नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी में। ध्यान रखना। लेकिन नवलखा बावड़ी प्रेमल देवी द्वारा निर्मित डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। किसके द्वारा निर्मित है? प्रेमल देव के द्वारा नवलखा बावड़ी। नवलखा झील बूंदी में है। मानसरोवर झील कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत पड़ती है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद है, वर्तमान में सलोम्बर जिले में आती है। पिछोला झील उदयपुर में पड़ती है, उदयपुर में रह गई। इसके पीछे नटनी का चबूतरा है।
याद रखना भाई क्या है, नटनी का चबूतरा। उदय सागर भी उदयपुर में, सांबर झील खारे पानी के, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो केंद्र सरकार का एक नदी झील कार्यक्रम, नदी झील क्या, झील कार्यक्रम, उसमें राजस्थान की 6 झीलें शामिल है। उसमें एक तो अजमेर से 2 झील है। अजमेर से कौन सी झील है, 2 है, जिसमें एक है आना सागर और एक झील है पुष्कर। उसके बाद में उदयपुर से भी 2 झील है। उदयपुर से एक तो है पिछोला और दूसरी है फतेह सागर झील। उसके बाद में एक है जयपुर से झील है, उसका नाम है मानसागर झील। और उसके बाद में एक झील है जो कहाँ पर है, सिरोही से कौन सी है, सिरोही से है नक्की झील। ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है, उसमें शामिल राजस्थान की 6 झीलें हैं। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई नहीं है। चलो भाई, बांकड़ी बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो ध्यान रखना बांकड़ी बांध जालोर जिले में, कहां पर बना हुआ है, जालोर जिले के अंतर्गत बना हुआ है। कौन सी नदी पर, सूकड़ी नदी पर, ठीक है। जवाई नदी पर जवाई बांध है, सुमेरपुर पाली में जवाई बांध। 2 बांध और बता रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट। एक बांध है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 3.1 किलोमीटर है। ये बांसवाड़ा में माही नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। एक जाखम बांध है, ध्यान रखना, जाखम नदी में प्रतापगढ़ में, जाखम नदी के ऊपर बना हुआ बांध है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां पर भी। चलो आगे चलते हैं। जाखम बांध है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, अभी मैंने इसकी चर्चा कर ली थी। राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये सीधा कोटा में, ध्यान रखना, राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। चंबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 बांध राजस्थान में कौन से। चंबल घाटी परियोजना 1956 के आसपास शुरू हुई थी। इसमें 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं। मैं यदि इसके उद्गम से चलूं, चंबल नदी का उद्गम से चलूं, तो चंबल नदी पर पहला बांध आता है, उस है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध, जो एमपी में है। कहां पर है, एमपी में है, जिसकी ऊंचाई 62 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 62 मीटर। उसके बाद में है जवाहर सागर क्या, राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद में है राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद में है जवाहर सागर बांध, और उसके बाद में है कोटा बैराज बांध। ये तीनों राजस्थान में, ये तीनों कहां पर है, ये 2 कोटा में है, और ये चित्तौड़गढ़ में। ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। तो यहां से कोटा बैराज, गांधी सागर आ गया, गांधी सागर एमपी में, एमपी में है भाखड़ा बांध, दूसरी नदी पे बना हुआ है जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाता है। राजस्थान में सबसे बराव क्षमता यदि किसी की है तो वो राजस्थान में राणा प्रताप सागर की है, और वैसे सबसे 62 मीटर की ऊंचाई पर। और एक चूलिया जलप्रपात, ध्यान रखना, चूलिया जल प्रपात, इसकी ऊंचाई 18 मीटर। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध था ना जाखम बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है वो जाखम बांध है। सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 51वां। अभी तक अपन ने 50 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लिए हैं, तो आप लोग परेशान तो नहीं है। परेशान हो भी तो आप देखो ये क्वेश्चन पूरे देख के चले जाना। यहां मैं शानदार व्याख्या कर रहा हूं, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे नहीं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है। देखो इंदिरा गांधी में लिफ्ट नहरों की यदि मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर
की यदि मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी को पश्चिमी राजस्थान, ये पश्चिमी राजस्थान में है, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। किस नहर के नाम से जाना जाता था? राजस्थान। लेकिन 1984 में 2 नवंबर 1984 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इंदिरा गांधी नहर के बारे में, पर इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो ये कंवर सेन की जनक है। इसके जनक कौन है? जनक है कंवर सेन। और उन्होंने कल्पना की थी, बीकानेर के एक इंजीनियर थे, 1948 में इनकी कल्पना थी कि एक नहर होनी चाहिए, जिसका उद्घाटन 1958 को हुआ और पानी 1961 में छोड़ा गया। पानी कब छोड़ा गया? 1961 में छोड़ा गया। इसमें 9 तो शाखाएं हैं इसकी, 9 तो क्या है? शाखाएं हैं। यदि आप शाखाओं को देखना चाहते हो, डिटेल टाइम लग जाएगा यहाँ पर, तो आप ज्योग्राफी वाला वो वीडियो जरूर देख लेना। और इसकी 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी सिर्फ नहरें हैं? 7 लिफ्ट इसमें नहरें हैं। लेकिन एक नई लिफ्ट नहर और कर दी है, इस वजह से अब इसकी लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो चुकी है। सामान्यतः कितनी मानी जाती है? 7 मानी जाती है। हरीश चंद्र सागर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? कोटा पे। कोटा में हरीश सागर सिंचाई परियोजना है। और यदि मैं कोटा की बताऊं तो कोटा की है तकली, इंपोर्टेंट है। कोटा की कौन सी है? तकली। बूंदी, बूंदी की है लहासी। बूंदी की क्या है? लासी। बूंदी लासी, सॉरी बूंदी की नहीं है, लासी। लासी नहीं है, कोटा की है भाई, 12 की है। लासी बाहर पहन के बैठनी चाहिए। लासी कहाँ की? बाहर की। झालावाड़ की कौन सी है? गागरोनी नाम से ये झालावाड़ की का देखो, 1 मिनट 1 टाइम। झालावाड़ की कौन सी थी भाई? माइंड से निकल रही है। हाँ, गागरीन। झालावाड़ की क्या है? गागरीन है। गागरीन नाम ऐसा था। और बूंदी की क्या है? बूंद पड़ती है तो क्या होता है? खूब सारी आवाज होती है। बूंदी की क्या होती है? खूब सारी आवाज। तो बूंदी गड़दड़ा, गड़दड़ मारते ना मारवाड़ी में, गड़दड़ा, गड़दड़ी मचा दी भाई। गड़दड़ा कहाँ के? बूंदी की। और झालावाड़ की गागरीन। उसके बाद में चोली है। उसके बाद में छापी। कोटा की आलनिया। कोटा की कौन सी है? आलनिया। ये इस प्रकार की है, आपको ध्यान रखनी है। 12 की एक बेथली भी है। बेथली